हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्विकली रिवाइज करेंगे। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी स्कोरिंग भी है। सो इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप कोई घर रेंटेड दे देते हो देन इन दैट सिचुएशन सेक्शन 22 ये कहता है कि इट विल बी कंसिडर एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट सेक्शन 22 इसके साथ एक और चीज़ कहता है दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होने के लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करने जरूरी है। कंडीशन नंबर 1 क्या है? प्रॉपर्टी जो है आपकी वो लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी दुकान वगैरह जो है वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए। नाउ आप उस प्रॉपर्टी के मालिक होने चाहिए। अगर आपने प्रॉपर्टी किसी और से रेंट पे लिया है और किसी और को रेंट दिया है तो इट इज़ अ सब लेटिंग, और सब लेटिंग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। आपको ओनर भी होना जरूरी है, और ओनर के साथ साथ आप वो हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पज के लिए यानी खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मेरी पार्टनरशिप फर्म है, उसके लिए वहाँ से मैं ऑफिस चलाता हूँ या उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा। तो 3 कंडीशन सेक्शन 22 कहता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देयर शुड बी अ लैंड एंड बिल्डिंग, देयर शुड बी ओनर एंड नॉट यूटिलाइज फॉर बिजनेस पर्पज। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए और उससे अगर कोई आपकी कमाई हो रही है, इनकम हो रहा है, रेंट आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये बढ़िया सा फॉर्मेट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से ही आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो पहला फॉर्मेट है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे, फिर आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से 2 डिडक्शन होंगे, सेक्शन 24A, सेक्शन 24B, 30% ऑफ द एनएवी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर वो घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, परचेस करने के लिए लोन लिया है तो उसका डिडक्शन सेक्शन 24B में आपको मिलेगा। एंड आपका घर है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह जो भी है उसकी डिडक्शन आपको 30 एनएवी यानी सेक्शन 24A में मिलेगी। ये दोनों माइनस करने के बाद आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा। अब इसमें से पहला फोकस करते हैं हम लोग हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको इन चीजों की जरूरत है। पहला, आपके पास होना चाहिए म्युनिसिपल वैल्यू विच इज डिक्लेयर्ड बाय कॉर्पोरेशन, पुणे कॉर्पोरेशन। देन फेयर रेंट, उस एरिया में फेयर रेंट कितना चल रहा है। म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर मैं साइड में करूंगा। नाउ उस हायर मैं रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत जो स्टैंडर्ड रेंट बोले उसके साथ कंपेयर करूंगा, उसमें से मुझे पकड़ना है विच एवर इज लोअर। नाउ वो लोअर में एक्चुअल रेंट मुझे रिसीव्ड कितना हुआ। नाउ विच एवर इज हायर एंड लोअर में से जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ दैट हायर में पकड़ूंगा एंड दैट इज माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दोबारा करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, इसमें से हायर पकड़ना है, उसको स्टैंडर्ड रेट के साथ कंपेयर करना है, विच एवर इज लोअर वो मेरे एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करूंगा, दोनों में से जो हायर होगा दैट इज माय ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर मैंने घर रेंटेड दिया है तो ग्रॉस वैल्यू आने आएगा। अगर मेरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होने के नाते उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी 0 यानी नील। अब एक और पॉइंट जो हाईलाइटेड में बोलूंगा, मैंने यहां पे बोला है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, यानी 20,000 रुपीज पर मंथ अगर ये मेरी रेंट है तो 20,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ 2,40,000 का रेंट मुझे आना चाहिए। अगर टेनेंट ने मेरे को 1 महीने का भाड़ा कम दिया है तो 1 महीने का जो भाड़ा उसने मुझे दिया नहीं है दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज रेंट। तो मुझे रेंट 240 मिलना चाहिए था, अनरियलाइज रेंट 20,000, तो एक्चुअल में रेंट कितना मिला 220। तो रेंट रिसीव्ड हम लोग कंसिडर करेंगे 220, और दोनों में से जो हायर होगा दैट इज माय ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो जो रेंट मिला ही नहीं वो मेरी इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो उसको कंसिडर करेंगे क्या? नहीं। सो अनरियलाइज रेंट का जो लॉस है आपका, ये अनरियलाइज रेंट का जो लॉस वो आप एक्चुअल रेंट में से माइनस करोगे तो आपको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मिलेगा। सर व्हाट अबाउट लॉस ड्यू टू वैकेंसी? घर खाली पड़ा था तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है इसमें से आप लॉस ड्यू
टू वैकेंसी माइनस करो तो आपकी जो विच एवर इज हायर ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस किया जाता है, और अनरियलाइज रेंट है वो आपकी जो रेंट रिसीवेबल थी उसमें से माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा कंसिडर करना है, रेंट रिसीव्ड, तो अनरियलाइज रेंट का लॉस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और जो भी आपकी विच एवर इज हायर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी 1 महीना 2 महीना माइनस करो, आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब वो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिला है उसमें से मैं माइनस करूंगा म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन तभी मिलेगा व्हेन इट इज पेड बाय ओनर। आउटस्टैंडिंग है नहीं मिलेगा, अगले साल पे किया है तो अगले साल डिडक्शन मिलेगा, टेनेंट ने पे किया है डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनर ने पे करना चाहिए और पेड होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग है तो नहीं। तो जिस साल पे करोगे उस साल पे डिडक्शन मिलेगा। सर अगर इस साल का टैक्स मैंने अगले साल दिया और अगले साल का टैक्स भी मैंने अगले साल दिया तो दोनों की डिडक्शन म्यूनिसिपल टैक्स की अगले साल मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? ओके। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स जाने के बाद मुझे मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू बनने के बाद अपन सोसाइटी मेंटेनेंस देते हैं, घर पे कुछ रिपेयर वगैरह करते हैं, तो रिपेयर का खर्चा तुम्हारा कितना है इसमें सरकार को इंटरेस्ट नहीं है। तो सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला है, इट्स अ 30% ऑफ योर एनएवी। आपकी जितनी एनएवी आएगी उससे 30%। अब एक्चुअल में रिपेयर का खर्चा आपका ज्यादा भी है तो भी 30% मिलेगा, कम है तो भी 30% ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24B, आपने घर परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर लोन लिया है तो वो लोन का पर्पस क्या है ये देखना जरूरी है। अगर लोन आपने घर रिपेयर के लिए किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शन आपको मिलेगा 30,000 रुपीज़ का। अगर आप घर मॉडिफाइड कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपने लोन कब लिया उसका तारीख देखा जाएगा। अगर आपने आफ्टर 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया है तो 2 लाख रुपए का मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आपने बिफोर लोन लिया है तो आपको 30,000 का ही इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन कितने का है? 2 लाख रुपए का है। अब ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी रहेगा तो भी डिडक्शन मिलता है, और ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। प्रिंसिपल का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C प्रिंसिपल इनकम हाउस प्रॉपर्टी का जो प्रिंसिपल पे किया है उसका 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट का मिलता है। और डेट ऑफ लोन देखना इंपॉर्टेंट है। नाउ प्री कंस्ट्रक्शन लोन। प्री कंस्ट्रक्शन लोन का मतलब आपका कंस्ट्रक्शन चालू है, लोन भी चालू है, लोन से पहले आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो जिस पीरियड में आपने इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस पीरियड में लोन का इंटरेस्ट आपने दिया है बट उसका डिडक्शन आपने नहीं क्लेम किया है, दैट इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप डिटेल में करो। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको देखना है डेट ऑफ लोन, दूसरा आपको देखना है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपने डेट ऑफ लोन रीपेमेंट कि आपका लोन कंप्लीट कब हो रहा है और आपका हाउस कंप्लीट कब हो रहा है, उसमें से मुझे चाहिए विच एवर इज अर्लियर। अगर घर की डेट यानी लोन की जो डेट है, ये लोन की डेट विच एवर इज अर्लियर आई है तो प्रीवियस 31 मार्च में उसको कन्वर्ट नहीं करना है। बट आपकी जो लोन रीपेमेंट की लास्ट डेट है और घर कंप्लीशन की लास्ट डेट है, उसमें से घर कंप्लीशन की लास्ट डेट अगर विच एवर इज अर्लियर आती है, कंस्ट्रक्शन डेट अगर आती है तो उसको प्रीवियस 31 मार्च में लेके जाना है और हमेशा आगे जाना ही नहीं है, हमेशा पीछे ही जाना है, पीछे ही कंस्ट्रक्ट करना है, पीछे के 31 मार्च में जाना है। कब? अगर कंस्ट्रक्शन की डेट अर्लियर आती है तो। लोन की आती है तो प्रीवियस में नहीं जाना, लोन की डेट ही पकड़ना। बट घर कंप्लीशन की डेट आती है तो प्रीवियस 31 मार्च में उसको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के बाद जो जिस दिन आपने कर्जा लिया उस दिन से लेके जो आपकी ये डेट आई है प्री कंस्ट्रक्शन डेट,
उस प्री कंस्ट्रक्शन डेट तक जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है उसको डिवाइड करेंगे 5, और 5 हर साल आपको 20% यानी 1/5 यानी 20% हर साल आपको उतना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। अब इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ का यहाँ ही आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो आई कम विथ सम MCQ। पहला वाला, लोन लिया है 6 लाख रुपीस का लोन लिया है, कब लिया हुआ है, डेट ऑफ लोन इज 1 अप्रैल 2019, तब लोन लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, कंप्लीशन हुआ है कंस्ट्रक्शन 30 जून 2020 एंड लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग, लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो मेरा क्वेश्चन है पहला, डेट ऑफ लोन कंप्लीशन, तो इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। दूसरा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो क्या डेट आती है, 30 जून 2020। इसमें से विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर कौन सा आया, 30 जून ही आया ना। 30 जून 2020 इज व्हाट, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन डेट, तो इसको 31 मार्च में कन्वर्ट करना बनता है। तो इसका प्रीवियस 31 मार्च कौन सा आएगा, 31 मार्च 2020। नाउ डेट ऑफ लोन, तो मैंने कर्जा कब लिया है, मैंने कर्जा लिया है 1 अप्रैल 2019 में, मैंने बोला ना आपको डेट ऑफ लोन, वहाँ से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तक जो भी इंटरेस्ट दिया है उस पे निकालेंगे। तो लोन लिया था 6 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 60,000 इज ए इंटरेस्ट, इसकी डिडक्शन आपको 5 साल में मिलेगी। तो सवाल पूछा है कि हर साल डिडक्शन कितना मिलेगा, 20,000। सवाल पूछा है कि टोटल प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कितना है, तो टोटल प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट है आपका 60,000, ओके। एंड उसको हर साल डिडक्शन कितना मिलेगा, सॉरी मैंने ओरली किया था जिसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 60,000 डिवाइड बाय 5, प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट आपको 2 लाख के अलावा इन एडिशन कितना मिलेगा, 12,000 एवरी ईयर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एक और चाहिए तो हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन फॉर योर क्विक रिवीजन पर्पस। ₹8 लाख का लोन है, 1 अप्रैल 2019 को लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, हाउस कंप्लीशन की डेट है आपकी 31 मार्च 2020, ओके। एंड लोन जो है स्टिल आउटस्टैंडिंग, ओके। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना है, आई अगेन गो विद दैट, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ लोन, वो तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, हाँ वो मेरे को पता है 31 मार्च 2020, विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर आया मेरा 31 मार्च 2020। नाउ ये हाउस कंप्लीशन की डेट है, तो इसको प्रीवियस 31 मार्च में लेके जाएंगे, 31 मार्च 2019। नाउ मैंने बोला था डेट ऑफ लोन से 31 मार्च 2000, ये जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वहाँ तक का इंटरेस्ट निकालेंगे। सो डेट ऑफ लोन इज 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 19, दोनों सेम ही डेट है ना, एक ही दिन का फ़र्क है। तो इंटरेस्ट 8 लाख पे 12% फॉर 1 डे, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, कुछ भी नहीं है, तो इंटरेस्ट 0 डिवाइडेड बाय 5, 0, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी 0।
विल डू वन मोर. 8 लाख की लोन है, बराबर. 1 अप्रैल 2018 को लोन लिया था. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी है 12%. लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग. और उसके अलावा हाउस कंप्लीशन अगर मैं बोलूँ तो हाउस कंप्लीशन हुआ है ऑन 31 मार्च 2021. अब इसमें मुझे कैलकुलेट करना है प्री कंस्ट्रक्शन. सो डेट ऑफ लोन कंप्लीशन, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन, लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग, डेट ऑफ कंप्लीशन 31 मार्च 2021, whichever is earlier 31 मार्च 21. डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है तो 31 मार्च 2020. यहाँ तक मैं उसको लेके गया प्रीवियस 31 मार्च में ना, ये यहाँ पे बट हमेशा प्रीवियस जाना है. डेट ऑफ लोन वो कौन सा है मेरा, 1 अप्रैल 2018. यहाँ से यहाँ तक 18 to 19, 19 to 20 इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. 8 लाख 12% फॉर 2 ईयर्स कितना आता है आप लोग भी चेक कर सकते हो. एट लाख पे 12% 96,000. 2 ईयर्स यानी 1,92,000. ये टोटल इंटरेस्ट आया. अब ये टोटल इंटरेस्ट आने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे. अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे टोटालिटी में डिडक्शन कितना मिलेगा, मुझे टोटालिटी में डिडक्शन मिलेगा 38,400 रुपीज़ एवरी ईयर. तो प्री कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन किया. अब एक लास्ट पॉइंट जो बाकी है दैट इज़ नथिंग बट अनरियलाइज रेंट. अनरियलाइज रेंट जो है वो अनरियलाइज रेंट को हम लोग एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से माइनस करते और वो लॉस एडजस्ट करते. टेनेंट ने पैसे डुबाए थे, अगले साल अगर उसने पैसे दिए और अनरियलाइज रेंट अगर रिलीज हुआ तो याद है वो एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था, 20,000 रुपये पर मंथ रेंट है, 1 महीने का रेंट नहीं दिया तो वो लॉस मैंने माइनस किया था. इस साल में वो रिकवर्ड हुआ, इस साल में रिकवर्ड हुआ तो मेरी इनकम कितनी हुई 20,000. इसको मैं क्या बोलूँगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स में डिडक्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी हो चुका है. फिर नेट एनुअल वैल्यू 20,000. इसमें से 24A 30% ऑफ NAV ये माइनस होगा क्या, हाँ इसका 30% 6,000 रुपये. 24B इंटरेस्ट ऑन लोन ये माइनस होगा क्या, नहीं होगा. क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है. तो 14,000 इज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. कहने का बॉटम लाइन ये है कि अनरियलाइज रेंट लास्ट टाइम तुमने एज अ लॉस करके लिया था, नाउ रियलाइज, तो उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ आपको मिलेगी डिडक्शन विच इज़ 30% ऑफ NAV. ना म्यूनसिपल टैक्स मिलेगा ना इंटरेस्ट मिलेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 22. 3 कंडीशन, ओनर होना चाहिए, बिजनेस के लिए नहीं होना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, 24A खर्चा ज़्यादा हो या कम हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद है 2 लाख, पहले है 30,000, रिपेयर है 30,000, प्री कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ लोन एंड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस विच इज अर्लियर. प्रीवियस 31 मार्च में हर बार नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन की डेट है तो ही करना है, लोन की डेट है तो नहीं. डेट ऑफ लोन से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट दिया है डिवाइडेड बाय 5. gross annual value and fair rent, whichever is higher compare with the standard rate, whichever is lower compare with the actual rent received. actual rent received कब मिलेगा, receivable में से unrealized rent माइनस करोगे तो whichever is higher that is my gross annual value, उसमें से loss due to vacancy माइनस करो. This is all about complete short revision of income from house property.